नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपको पढ़ा रहा हूँ राजस्थान का प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में भी आज हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता बहुत अच्छा टॉपिक है और जिसमें से मुझे लगता है कि इसमें से कई क्वेश्चन आएंगे आपके, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो या किसी छोटे एग्जाम्स, तो अधीनस्थ बोर्ड का भी एग्जाम होता है तो भी उसमें पूछा जाता है। तो आज इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम शुरू कर लेते हैं ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के बारे में। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, देखिए ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, एक चीज आप यहाँ ये देखेंगे कि ताम्र और पाषाण की तांबा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और पाषाण मतलब पत्थर। तांबा और पत्थर दोनों के औजार और दोनों के ही घरेलू जीवन में इनका उपयोग था। तो आपने देखा सबसे पहले पत्थरों के उपयोग हो रहे थे, अब आप देख रहे हैं कि तांबा का उपयोग हो रहा है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम धातुओं की ओर बढ़ रहे हैं। जो पहले इजी वे में जो इजी गोइंग चीजें मिलती थी उसके स्थान पर अब उन चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं जो मिलने में थोड़ा कठिन होता है और जिनके बारे में हमें पूर्व में नॉलेज नहीं होती है। तो इस चीज के बारे में यदि माना कि धातु हमें पता था कि धातुएं हैं लेकिन उसका उपयोग हम नहीं जानते थे, तो सबसे पहले हमने देखा कि तांबा जब हमें मिला तो इसका उपयोग हमने बनाना प्रारंभ या उपयोग करना हमने प्रारंभ किया कि अब इसका उपयोग क्या हो सकता है। तो हमने ऐसे सोचा कि भाई इसके कुल्हाड़ी बना लेते हैं। कुल्हाड़ी की सोचा, हो सकता है हमने कांटा की सोचा हो सकता है हमने किसी मुद्रा के बारे में सोचा। तो ऐसे घरेलू जीवन में हमने सोचा कि इनका उपयोग क्या हो सकता है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम ये भी पढ़ेंगे कि पत्थरों का क्या उपयोग होता था। तो अब इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे? राजस्थान की अगर बात करें हम, राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बागोर पहले सभ्यता हुआ करती थी, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता थी और नव पाषाण काल में जो थी, तो इससे बढ़कर के अब ये है आहड़ की तरफ आ गई, आहड़ की तरफ केंद्रित हो गई है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर पास में गिलून है, जो पहले उसमें भी गिलून जो सभ्यता है जो राजसमंद में स्थित है वो सभ्यता भी अब विकसित हुई है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे उदयपुर में ही बालाथल है, बालाथल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे आप। फिर इसके बाद में आप देखेंगे भीलवाड़ा में एक ओझियाना नामक जगह है, ओझियाना नामक जगह है, और वहीं पर ही आप देखेंगे एक लाचूरा नामक जगह है। फिर इसके बाद में आप एक चीज और देखेंगे कि तांबे की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं एक और सभ्यता की बात आती है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? ये सीकर में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि इनमें कौन कौन से बहुत प्रमुख हमें चीजें यानी कि बर्तन है या कोई ऐसी सामग्री जिसके कारण से ये प्रसिद्ध हुई हैं और इनका कालक्रम क्या रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अब आपको बता रहे हैं कि आहड़ सभ्यता, जो ये आहड़ सभ्यता है ये प्रमुख स्थल माना जाता था, महत्वपूर्ण स्थल माना जाता था ये आहड़ सभ्यता। इस सभ्यता को कई विद्वानों ने बनास संस्कृति या बनास सभ्यता भी कहा है जैसे एच.डी. सांकलिया जी ने कहा है कि ये अपने आप में एक सभ्यता है और इस सभ्यता को राजस्थान में अलग से ही नाम दिया गया बनास सभ्यता। अब बनास सभ्यता क्यों दिया गया, इसका कारण क्या है? क्योंकि आहड़ सभ्यता आयड़
आयड़ नदी के किनारे विकसित है। कहाँ पर विकसित है ये? आयड़ नदी। आयड़ नदी जिसको बाद में जब वो आयड़ जो नदी है ये जो उदय सागर झील है उससे जब निकलती है तो इसे बेड़ज नाम दिया जाता है, और ये बेड़ज बनास नदी में जाके मिल जाती है। तो इसलिए जो बनास के आसपास संस्कृति विकसित हुई उसको किस नाम से जाना गया? बनास संस्कृति। अगर हम गिलुंड की बात करेंगे तो ये भी बनास के आसपास है। तो इस प्रकार से ये जो सभ्यता विकसित हुई यह बनास नदी के सहायक और बनास नदी के आसपास विकसित हुई, इसलिए इसे एच.डी. सांकलिया ने क्या नाम दिया? बनास सभ्यता के बारे में, बनास संस्कृति के बारे में कहा। अब आप देखेंगे यहाँ पर खुदाई करते हुए कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं। आप इसमें देखेंगे कि एक बहुत बड़ा आयताकार एक मकान है जिसकी खुदाई लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो आप एक अनुमान लगाएंगे कि उस समय काल क्या रहा होगा। देखिए काल क्या रहा था। कुछ एच.डी. सांकलिया के बारे में आपको बताएं कि एच.डी. सांकलिया और एक वी.एन. मिश्र इन दोनों ने मिलकर के 1961 और 62 में खुदाई करना प्रारंभ किया। लेकिन इनसे पहले कुछ ऐसे व्यक्ति भी यहाँ आए जिन्होंने इसकी खुदाई के बारे में सोचा। उनका क्या क्या नाम था? जैसे आर.सी. अग्रवाल की बात करें, आर.सी. अग्रवाल, इन्होंने 1954 में इसकी खुदाई की। एक और व्यक्ति जो इनसे पहले 1953 में आया, अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में इन्होंने यहाँ पर खोदना प्रारंभ किया। ये जब खोदना प्रारंभ किया तो इन्होंने ज़्यादा दिन तक इस पर काम नहीं किया और ये ऐसा समझ गए कि यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा या कहा अच्छी सभ्यता नहीं है। तो फिर इसके बाद में आर.सी. अग्रवाल जी आए, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। पूर्णतः जब व्यापक खुदाई हुई तो एच.डी. सांकलिया और मिश्र के द्वारा की गई। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में हमें पता लगा, जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पर आयताकार, अब देख रहे हैं आयताकार मकान के बारे में आप देखेंगे। आयताकार मकान है। अब आयताकार मकान के साथ साथ आप देखेंगे कि इस मकान के अंदर कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर कि कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर कच्ची ईंटों को गारे के साथ में, मतलब जो पहले आप देखते हैं कि जो ईंटें होती थी जिन्हें धूप से सेका जाता था, उस को जब हम घरों में उपयोग करते थे, उसकी जब दीवार बनाई जाती थी तो उसको गारे से, मतलब मिट्टी का जो गारा होता था उससे चिपकाया जाता था। तो एक के ऊपर एक जब हम रखते हैं या एक के साइड में हम रखते हैं तो एक दूसरे को चिपकाने के लिए गारे का उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखेंगे कि गारे का उपयोग हो रहा है। फिर अब इसके साथ साथ और हम देखेंगे कि ईंटें जो हैं, ईंटें, इस पे कुछ चित्रण किया गया है। चित्रण किया गया है। जैसे आजकल आप देखते हैं मार्का होता है, ईंटों के ऊपर देखते हैं मार्का होता है। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो जगह जगह पर ईंटों के जो भट्टे होते हैं उनमें कुछ मार्का होता है उसकी, उस ईंट मालिक के, जैसे अशोका ब्रिक्स है, आर.डी. ब्रिक्स है, ऐसे बहुत सारे जो नाम है वो अलग अलग होते हैं और इनके भी इसी प्रकार से मार्का होता था। तो इसके बारे में हम अभी देख रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर चूल्हे भी मिलेंगे। जो ये मकान होते थे तो मकानों में चूल्हे भी मिलेंगे। चूल्हे किस प्रकार के होते थे? इस प्रकार के चूल्हे होते थे। इस प्रकार के चूल्हे होते थे, दो मुँह इधर, दो मुँह इधर, दो मुँह इधर। तो इस प्रकार से अब आप देख रहे हैं यहाँ पर चूल्हों के, मैं आपको चूल्हों का यहाँ चित्र लेके आया हूँ। तो चित्र आप देख रहे हैं कि चूल्हों का चित्र किस प्रकार से था, किस प्रकार से चूल्हे बनाए जाते थे। तो ये जो चूल्हे हैं, ये जो चूल्हे हैं एक इस प्रकार का हमें संदेश देते हैं कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा थी। किसकी प्रथा थी? संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ये हमें संदेश देते हैं। दूसरी चीज और देखते हैं कि जो मकान होते थे आयताकार होते थे और ये आयताकार जो मकान थे इसमें अनेक
छोटे छोटे और मकान होते थे। तो इससे भी यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर छोटे छोटे मकान थे, तो यहाँ पर संयुक्त परिवार निवास करता था। दूसरी चीज, संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी, तो ये संस्कृति जो है, अब आप पढ़ रहे हैं ग्रामीण संस्कृति पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इस सभ्यता का विकास होता गया और लोग जंगलों से निकल करके गांव की ओर लौटने लगे, गांव की ओर आने लगे, तो यहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने लगे। तो अब यहाँ पर कृषि करना बहुत जरूरी हो गया। भाई शिकार से कितने दिन तक काम चलाओगे आप? शिकार ज्यादा दिन तक आपको खाना उपलब्ध नहीं करा सकती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कृषि करनी पड़ेगी, और कृषि के लिए आपको ऐसे बीजों का उपयोग करना पड़ेगा जिन्हें आप सुरक्षित रख सके। अब दूसरी चीज, सुरक्षित भी रखें और संयुक्त परिवार के लिए खाने की व्यवस्था भी कर सकें। तो इसके लिए इन्होंने एक पद्धति अपनाई थी कि एक यहाँ पर गोरे बनाया गया, जिसको हम कोठ भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कोठ और गोरे का मैं चित्र लेकर आया हूं, तो देखिए आप चित्र को कि किस प्रकार से एक मटका टाइप है, बड़ा है, मटके से साइज में बड़ा है, और जिसको सफेदी के द्वारा चित्रित भी किया गया है और उसे पकाया भी गया है। तो इसमें ये अनाज रखने का काम करते थे। क्या काम करते थे? अनाज रखने का काम करते थे, और जब इनको जरूरत पड़ती थी तो इसे बाहर निकाल लिया जाता था। तो इस प्रकार से ये अनाज रखने के लिए गोरे और कोट का उपयोग करते थे। अब दूसरी चीज कि जब हम इससे सुरक्षित रख लेते हैं तो इनको एक चीज का और नॉलेज था, और वो था अनाज की चक्की, अनाज पीसने की चक्की। भाई आप एक चीज मुझे बताइएगा, जो आप गेहूं खा रहे हो, चावल खा रहे हो, यहाँ दो चीजों की कृषि होती थी मुख्यतः, आपको बता देता हूं, चावल और गेहूं, इनकी कृषि होती थी। तो अब इसको जब पकाएंगे तो इसके लिए या तो हम आटा बनाएंगे या इसे उबालेंगे। तो इन्होंने क्या किया, गेहूं और चावल दोनों को पीसने के लिए एक चक्की होती थी। आप भी अगर आप बात करेंगे अभी 10 साल 15 साल पहले की, तो हाथ से इस प्रकार की एक चक्की होती थी। मैं यहाँ पर चित्र दिखा रहा हूं आपको कि ये जो चक्की है, इसके ऊपर एक और पत्थर का पार्ट होता है, और पत्थर के पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हाथ से घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद में उसमें दूसरे हाथ से अनाज डाला जाता है, और उसके चारों ओर एक खाई होती है। इस खाई में वह पिस करके आ जाता है, इसमें पिस करके आ जाता है, और इसको महिलाएं इसका काम कौन करती थी? महिलाएं करती थी, और महिलाएं इसको इकट्ठा कर लेती थी। और इकट्ठा करने के लिए अभी जैसे राजस्थान की अगर बात करें, हमारे क्षेत्र में बात करें, अलवर क्षेत्र में, तो यहाँ पर इनको कूंडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और ये कूंडी दो प्रकार से होती थी, एक तो मिट्टी की होती थी और दूसरी कागज की होती थी। कागज की लुगदी बना करके इसका प्रयोग किया जाता था। तो कागज की जो लुगदी होती थी, कागज को पहले भिगो दिया जाता था और उसको फिर मथ करके एक लुगदी बना दिया जाता था। लुगदी बना करके उसका उपयोग हम एक आकृति प्रदान करते थे, तो उसको हम कहते थे कूली। तो इसी प्रकार के यहाँ ग्रामीण सभ्यता में भी अनाज को पीसने के बाद में जो आटा निकलता था चक्की से, उसको रखने के लिए इसमें इसका उपयोग किया जाता था। तो ये यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ आप देखेंगे धातु भी यहाँ प्राप्त हुई है, कि धातु की कौन सी चीजें बनाई जाती थी। देखिए धातु की बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं कि तांबे का खूब उपयोग होने लगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दो कुल्हाड़ी मिली है, दो कुल्हाड़ी मिली है। कुल्हाड़ी किसकी बनी होती थी? तांबे की बनी है, ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कुछ मुद्राएं भी मिली हैं, मुद्राएं भी मिली हैं, कुछ मोहरें भी मिली हैं। तो ये जो मुद्राएं थी इनकी संख्या 6 थी और मोहरों की संख्या कितनी थी? 3 थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुद्राएं कितनी थी, मोहरें कितनी थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें मुद्राओं के एक साइड में, यहाँ पर जो मुद्राएं थी एक साइड में आप देख रहे हैं, आप एक साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर अपोलो देवता के चित्र हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि त्रिशूल
का चित्र है, कोई व्यक्ति हाथ में त्रिशूल लेके खड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के चित्र आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मुद्राओं में इस प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। दूसरी चीज, आप यहाँ जो अपोलो देवता जो है वहाँ यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, आप वो भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूनान से व्यापार होता था, यहाँ से यूनान में व्यापार होता था। इस मुद्रा से यह इंगित होता है कि यूनान से व्यापार किया जाता था। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि भाई आप ये जो मुद्राएं बना रहे हो, मोहरे बना रहे हो, कुल्हाड़ी बना रहे हो और छोटे छोटे बर्तन बना रहे हो, तो इसको आकार कैसे दिया? तो यहाँ पर आपने देखा तांबा गलाने की भट्टी मिली है। यहाँ पर क्या मिली है? तांबा गलाने की भट्टी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करके जाएं। ये आरएस में पूछा गया है कि तांबा गलाने की भट्टी कहाँ कहाँ मौजूद, कहाँ कहाँ पर मिली है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक तवा मिला है। तवा का मतलब होता है कि जो आप रोटियां सेकते हो ना, उस रोटी सेकने के लिए तवा होता है। तो उसको एक दूसरी विधि थी, उल्टी तिपाई विधि। तिपाई विधि, उल्टी तिपाई विधि, ये मिट्टी का था भाई। किसका था? ये मिट्टी का था। तो ये उल्टी तिपाई विधि क्या है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहें कि बहुत यूनिक क्वेश्चन कौन सा बन सकता है इसमें, तो आपसे पूछा जा सकता है उल्टी तिपाई विधि किस सभ्यता की पहचान है? तो कौन सी सभ्यता की पहचान है? वो आहड़ सभ्यता की, आहड़ सभ्यता की पहचान है। कौन सी सभ्यता की पहचान है? उल्टी तिपाई विधि। होता क्या था, जैसे मान लेते हैं आप किसी चीज को पकाते हो, तो पकाने के लिए क्या किया जाता है, जो आपकी साफ सुथरी जो समतल भाग होता है उसको ऊपर रखते हो, नीचे क्या लगाते हो? आंच लगाते हो। ऊपर के भाग को पकाने के लिए नीचे से आग लगाई जाती थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें आप। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर चक्राकार कुएं थे। क्या थे? चक्राकार, चक्राकार कुएं मिलेंगे यहाँ पर। और देखेंगे मिट्टी के जो बर्तन थे, जैसे घड़ा था, तो इस पे जो चित्रण हुआ करता था काला और लाल रंग का चित्रण होता था। किसका चित्रण होता था? काले और लाल रंग का चित्रण होता था। आप यहाँ देखिए एक घड़ा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें काले रंग की पट्टी है और बीच में लाल रंग का इसमें चित्रण हो रहा है। तो इस प्रकार के जो चित्रण होते थे वो उस सभ्यता में होते थे। तो अभी अगर बात करें कि यहाँ के लोगों को काले और लाल रंग का ज्ञान था। अब काले और लाल रंग ये बनाए किससे करते थे? तो प्रकृति के या प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा और क्या होती थी? मानव हथेली की छाप यहाँ पर मिली है। किसकी छाप मिली है? मानव हथेली की छाप मिली है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ मृण मूर्तियां भी मिली हैं। क्या मिली है? मरण मूर्तियां मिली हैं। जैसे क्या मिली है? माहेश्वरी की मूर्ति मिली है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीजें हमें देखने को मिल रही है कि अगर हम बात करें कि मरण मूर्तियों की कोई ना कोई बनाने वाला तो होगा ना, तो इसका मतलब उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो ये जो है उस समय हम कह सकते हैं कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है जो, तो इनको इन मूर्तियों के बारे में ज्ञान हो गया था। तो ये जो संस्कृति थी ग्रामीण संस्कृति में भी काफी विकसित संस्कृति थी। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर पशुपालन। पशुपालन में क्या था? यहाँ पर पशुपालन में कुत्ते के अवशेष मिले हैं यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर हाथियों के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर हाथियों के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। अब ये भी हो सकता है कि कुत्ते जो हैं शिकार के लिए उपयोग किए जाते थे और हाथियों के ऊपर बैठ करके ये लोग जाते होंगे, ऐसा शायद हो सकता है।
या यूं ये भी हो सकता है कि ये लोग हाथियों को देख करके या तो डरते होंगे, या हाथियों का जब भी इन्होंने चित्र देखा होगा तो इन्होंने उन चित्रों को उकेर दिया होगा अपनी कला के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी। अब आपको एक चीज और जानने लेनी चाहिए कि जो ये संस्कृति थी, इसका जो काल माना जाता है वो लगभग 2000 से 1200 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। अगर आज की बात करें तो इसमें 2000 और जोड़ लेंगे हम, लगभग 4000 से लेकर के 3000 वर्ष पूर्व की यह संस्कृति है। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, इस संस्कृति के बारे में, अगर आहड़ संस्कृति के बारे में हम अगर बात करें तो 10वीं और 11वीं सदी जो थी, उस सदी में इसे एक नाम दिया जाता था जिसको हम कहते थे अघाटपुर। क्या नाम दिया जाता था? अघाटपुर नाम दिया जाता था। कुछ किताबों में इसको, जैसे राजस्थान, अगर एनसीईआरटी की बात करें, आरबीएससी में जो चलती है, उसमें इसको अवंतीपुर भी नाम दिया गया है। अवंतीपुर भी नाम दिया गया है। अगर हम बात करें कि इसका स्थानीय नाम क्या है तो इसको हम धूलकोट नाम से जानते हैं। धूलकोट नाम से इसे जानते हैं। और एचडी सांकलिया ने इसे बनास संस्कृति का नाम दिया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने जो इसका काल माना है, इसका जो काल माना गया है 1900 से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोपीनाथ मिश्र के द्वारा इसका काल निर्धारण क्या किया गया है, तो आपको बताना है 1900 से लेकर के 1200 ईस्वी के मध्य इसका काल रखा गया है। तो ये आज आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको दी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।